बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मोहतात ड्राइविंग कीजिए। रोड पे अगर निकले तो, क्योंकि हम हर रोज़ सुबह जब दफ्तर आते हैं, रूटीन की प्रैक्टिस है, खाने की तरह ज़रूरी है हर रोज़ दफ्तर आना। तो दफ्तर आते हुए बहुत सारी चीज़ें आप जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं रास्ते में। सो ये जो बाइक पर हजरात मौजूद होते हैं, ये अपने साथ साथ दूसरों के लिए बड़ा नुकसान का बाइस बनते हैं। सो आप लोग प्लीज़ एक तो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, दूसरा मोहतात ड्राइविंग करें। अच्छा जी, ड्राइविंग से याद आया, ड्राइविंग लाइसेंस वाला अमल जो निगरान सेटअप में बड़ा तेज़ी से चल रहा था, मुझे लगता है लोग अब थोड़ा सा कम लाइसेंस बनवा रहे हैं। लाइसेंस ID कार्ड की तरह ज़रूरी है, आपके पास लाजमी होना चाहिए। अब वो लोग जो कि अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाते हैं, जी ड्राइविंग टेस्ट दिया फेल हो गए, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है आपकी। आपको दोबारा से ऑप्शन दे दी जाती है और इसके लिए अब सहूलत ये दी गई है 42 दिन के बजाय 15 दिन बाद आप दोबारा से टेस्ट दे सकेंगे। यानी एक लंबा हिस्सा तकरीबन जो महीने से ऊपर आपको इंतज़ार करना पड़ता था, वो नहीं करना पड़ेगा। आप दोबारा से टेस्ट दे सकेंगे। तो आपके पास ये ऑप्शन है। टेस्ट में फेल हो जाना मैटर इसलिए नहीं करता कि आपको ऑप्शन दोबारा दी जाती है कि आप अच्छे तरीके से दोबारा से कुछ अपनी ड्राइविंग पे काम कर लें, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि जी ये तमाम चीज़ें लाजमो मलजूम है। ये मत कोशिश कीजिए, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ड्राइविंग आती भी नहीं, उन्होंने भी लाइसेंस बनवा लिया। तो ये जो हर डिपार्टमेंट में ऐसी कुछ काली भेड़ें होती हैं जो कि काम ख़राब भी करती हैं, डिपार्टमेंट का नाम भी ख़राब करती हैं। तो मैं CTO साहिबा से रिक्वेस्ट करूँगी पहले तो उनको भी पकड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ड्राइविंग नहीं आती, उन्होंने लाइसेंस बनवाया, पता नहीं क्यों बनाया, मेरी समझ से बाहर है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, गाड़ी भी नहीं है पास, फिर भी गाड़ी का लाइसेंस बनवा दिया। तो इन चीज़ों पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक रह गई बात कि अगर आप रोड पे हैं तो आपको किसी के बारे में ना सोचें, सबसे पहले अपने बारे में सोचें कि आप खैर से घर पहुँचें और आप अच्छे तरीके से ड्राइव करें और किसी को नुकसान आपकी वजह से ना पहुँचे, ना आपकी ज़ात को पहुँचे। तो आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। प्लीज़ इन सब चीज़ों पर गौर कीजिए, ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, खुद रोड यूज़र्स हैं, हम लोग खुद रोड पे जाते हैं, हमारी अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ इसके साथ जो है वो मुंसलिक है। प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ जाएंगे जी, हमने खबरों से आगाज़ करने हैं और इसके बाद 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, जिनकी बर्थडे है उनको भी 11 बजे विश करने जाएंगे। जी हम पहली खबर की तरफ जाते हैं। आवाम की बहुत बड़ी मुश्किल हल होने को है जी। रवा माह लेस्को में ज़ीरो ओवर बिलिंग, मोहसिन अवाम के इक़दाम पेश। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रैफिक कंट्रोल का मंसूबे का आगाज मॉल रोड से होगा। टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी के लिए 2 अरब रुपए जारी। तो बंद रोड मंसूबा जो है वो स्टिल इल्तवा का शिकार है, इसकी किस्मत कब चमकेगी ये भी डिस्कस कर लेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। अब बिजली की ओवर बिलिंग खत्म, ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। वो लोग जो कि भारी भरकम बिलों से तंग आए और पिछली दफ़ा जो लोग मुतासर रहे, बारहा लेस्को दफातर के चक्कर लगाते रहे, बिल नहीं ठीक हुआ, 31 करोड़ यूनिट का रिलीफ दे दिया गया है, ये सारिफिन को वापस दिए गए हैं। सो एक मसला तो आपका ऑलमोस्ट हल हो चुका है। अगर कहीं किसी को शिकायत है तो आप अपनी शिकायत हम तक पहुंचा सकते हैं, काम में वाला तक आपका मसला पहुंचाया जाएगा ओवर बिलिंग के हवाले से। बाकी इंशाल्लाह बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद है, आमिर रजा खान साहब और वकास अहमद ने ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक मुतासिर तो हमारे साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा बिल पे किया। तो अब आपको लग रहा है रिलीफ मिलेगा, दोबारा कुछ होगा तो थोड़ी सी मिलना शुरू हुआ है। हाँ। लोगों की आवाज़ आई है कि जी हमें इस दफ़ा बिल कम आई। इसका मतलब ये है क्योंकि एडजस्टमेंट जो है वो कर रहे हैं, लेकिन लेस्को जो है वो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ये हेरा फेरी से बाज नहीं आते। मैंने आपको अपना भी बताया था कि इन्होंने मेरा क्योंकि प्रोटेक्टेड था, इन्होंने वो क्या किया, आखिरकार उसका शीशा तोड़ दिया। अब बाहर खंबे पे लगा। अच्छा, इनको रास्ते भी सारे पता होते हैं, सारे रास्ते पता होते हैं और उस पर उन्होंने 11,000 रुपये मुझे बिल भेज दिया। अब वो क्योंकि वो नया मीटर लगा है तो अब उन्होंने इस दफ़ा ये है कि उसको मेहरबानी की कि उन्होंने उसको प्रोटेक्टेड से तो खैर निकाल ही दिया था पिछली दफ़ा से। इस दफ़ा उन्होंने रिप्लेस लिख के
उसका फिर 5,500 रुपया, हालांकि वो चला नहीं है। आमिर भाई, ये आम सारिफ को पता ही नहीं कि क्या लिखा क्या जा लिखा रहा जाता है, क्या पहले क्या था, मीटर के ऊपर, वो हम कौन सी बिल के ऊपर कैटेगरी लिखा में होता आते है का, मुझे भी नहीं पता था। हाँ। बड़ी मुश्किल से ये सीख लिया कि भाई वो पढ़ लिया करें कि उस पर क्या लिखा हुआ है। और ये हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही होता है कि आपको ये चीज़ें बताना कि आपको पता हो कि आपके मीटर पे क्या लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है। बस अब ये जो काम है, ये इनको रोकना बड़ा ज़रूरी है और इस ऑपरेशन को जारी रहना चाहिए। देखिए, ओवर बिलिंग कोई 1 साल की या 1 माह की तो काम नहीं हर था। रोज का मसला है ये हर रोज़ का मसला होना है, हर दफ़ा होना है। हर दफ़ा ये करेंगे, ये नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, ये बिजली कैसे बेचेंगे, कैसे हराम का माल अपने अंदर भरेंगे, इनका इसके बगैर गुजारा नहीं है। अब ये उस आग को अपने पेट के अंदर भरनी है इन्होंने। तो जो FIA है उसको बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए। लेस्कोम की रिपोर्ट है, मेपको से भी लेनी चाहिए, फेपको से भी लेनी चाहिए, बाकी जो हमारे हैं उनसे भी पूछना चाहिए कंपनीज़ को कि उन्होंने वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि FIA वो वाद अदारा है जिससे अब सब डरते हैं। डरने से मुराद ये है कि वो वाकई वो अदारा है जो जिस तरह के कानून नाफिज करने वाले अदारे होने चाहिए, जो उसका तरीक़ाकार है। पहले इन्वेस्टिगेशन, देन FIR। हमारे यहाँ क्या है, पहले FIR, पुलिस क्या करती है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जाती है। आम रवैया। बंदा तो फंस गया, उसके खिलाफ तो FIR होगी, बाद में उसको कहेंगे जी आपके तो FIR कटी हुई है। हाँ, तो वो पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं फिर FIR। तो कानून भी यही है, इस्लामी तरीका भी यही है कि पहले इन्वेस्टिगेट तो कर लो, उस पर जुर्म है भी कि नहीं है, उसके बाद आप करें। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा है और इस तरह के इकदाम जो हैं ये जारी रहने चाहिए। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस तरह के टूर्स जो हैं FIA के दफातर के, वो ना सिर्फ यहाँ पे पिंडी में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, भालपुर में, रहीमयार खान में, जहाँ जहाँ FIA के ऑफिस हैं वहाँ के विज़िट करें और उनको विजिलेंट करें कि भाई यहाँ अगर ओवर बिलिंग आई तो फिर ये लेस्को के मामले में तो चलो बेहतरी आई है, मैं खुद भी इसका गवाह हूँ कि बेहतरी आई है, लेकिन बाकी जो हमारे लोग हैं पंजाब के उनका भी। अच्छा, मुझे लगता है आपने बाकियों की बात की, सबसे ज़्यादा ये काम हो भी लाहौर में ही रहा था, लेस्को में ही हो रहा था कंपैरेटिवली। लेस्को में सबसे ज़्यादा ये काम हो रहा था, सबसे ज़्यादा फैसलाबाद में होता है। अब इंडस्ट्री है, हाँ हो सकता है, अब इंडस्ट्री है और वहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री है, घरेलू इंडस्ट्री है और वहाँ पे बिजली चोरी उसकी बारी करना भी आ जाएगी। और डोमेस्टिक बिजली को कमर्शियल में यूज़ करना, उसका सबसे ज़्यादा जो है वो फैसलाबाद में होता है। फैसलाबाद बहुत बड़ा, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा हाँ शहर है बिल्कुल ऐसे ही कह और रहे वहाँ हैं। सारी इंडस्ट्री है, घर घर वहाँ पे इंडस्ट्री की मशीनें लगी हुई हैं। चलें फिर वो भी अब तैयार हो जाए, बचत उनकी भी नहीं होने वाली है इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि बारी आ जाएगी। पासपोर्ट ऑफिस में भी एजेंट माफिया को खत्म कर दिया गया, मतलब जहाँ जहाँ ये माफिया है इसको नकेल डालने के लिए काम तो शुरू हो गया है। वकास क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला थे पंजाब के, तो हमने देखा कि उन्होंने सिस्टम को पूरे को वाइब्रेट कर दिया। अब जब वो फेडरल मिनिस्टर बने हैं तो डेफिनेटली जो उनके डोमेन में डिपार्टमेंट्स आते हैं, मेरा ख्याल सबसे जो अहम था जो कि इंस्टेंटली पब्लिक को रिलीफ दे सकता था वो FIA था। और उन्होंने जो आवाम सताई हुई थी पिछले साल 2-1.5 साल से, ख़ास तौर पर बिलों को लेकर, वो उस पर वो लग गए। अब इन रिलीफ तो मिलना शुरू हो गया जैसे अमर भाई ने भी कहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ज़िम्मेदार है ना, जब तक उनको आप मिसाल नहीं बनाएंगे ना, तो आज मिनिस्टर साहब का ध्यान अगर इस तरफ है तो 2-3-4 महीने तक ये मे बी रिलीफ दे दें, लेकिन उसके बाद फिर वही बात है कि इनको कौन रोकेगा। क्या फेडरल मिनिस्टर का काम ये होगा कि हर महीने वो जाके चेक करे क्या ओवर बिलिंग हुई है कि नहीं? तो एक तो उस डिपार्टमेंट में जो ये काम करते हैं, ओवर बिलिंग करते हैं, उनको डेफिनेटली सीधा करना पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ जैसे उन्होंने ट्रैफिक लाइसेंस के हवाले से एक ऑटोमेशन का सिस्टम लेके आए, FIA को भी इस तरह के एक मूड पे लेके आना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जब एक अवाम लुट जाए और लुट के जब रोना धोना इतना हो जाए कि पूरी दुनिया सुन ले, तो फिर FIA वाले उठें और कहें हाँ जी सर ये बड़ा जुल्म हुआ, हम इस पर काम करते हैं। तो कुछ चीज़ें खुद को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अदारों की ना, कि ये उनकी डोमेन में आता है और वो खुद से भी काम करें। आप ये देखें ना, कोई एक बंदा नहीं था, लाखों सार्फिन हैं सिर्फ लेस्को के, फिर गैपको के, फिर फेस्को के, पूरे पाकिस्तान में ये काम हुआ है। ठीक है, तो किसी को कोई फील नहीं हुआ, किसी को नहीं पता चला कि यार कहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है। तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी मिनिस्टर साहब से कि कुछ ना ऐसा सिस्टम की तरफ इसको लेके जाएं कि ऑटोमेशन पे चीज़ें चलती जाएं। अगर एक पब्लिक इंटीमेट कर रही है तो एटलीस्ट ऐसा ना हो कि
अगर मिनिस्टर साहब किसी और टास्क में लगे हुए हैं तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के FIA में बैठ के लोगों को कहेंगे भजन आप काम करें। ये ओवर बिलिंग का है वकास, इसके बाद मेरा ख्याल है बिजली चोरी की तरफ जाना चाहिए। वो भी साथ साथ वो हो भी रहा है, वो साथ भी साथ ही है, हो लेकिन रहा वो साथ साथ लेकिन इतना- सर आमिर नहीं, और भाई मसला रिक्वेस्ट ये है, आमिर भाई अगर बिजली चोरी की तरफ जा रहे हैं तो बड़े बिजली चोरों की तरफ जाना, ये गली मोहल्लों में नहीं बड़े होंगे तो जाएंगे ना, लेट से हम ये तो नहीं कह सकते होंगे, मैं ये भी इस पे इनकार भी नहीं अच्छा, करता हूँ कि मैं नहीं कह होंगे, होंगे, लेकिन आपके बड़े छोटे जो भी चोर चोर है जी। कमर्शियल पहले तो सतह आप पर ये जो बात बिजली छोड़ चोरी हो दें। रही है, नुकसान का जो ज्यादा बाइक मैं है पहले उनकी तरफ मैं जाए ना आपको आमिर पहले भाई। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा राना टाउन सब डिवीजन है जहाँ पे मेरी राइश है, वहाँ पीछे मोटरवे के साथ साथ पूरी आबादी है कच्ची, उनको एक बंदा बिजली सप्लाई करता है अपने घर के मीटर से और आगे बेचता है सही, वो उसने अलग से अपना लेस्को बनाया हुआ है। अब देखें उसकी जो बिजली चोरी है, वो जो बिजली उसके चोरी सर पे करता तो है कोई होगा, ऐसा उस नहीं है पर- कि किसी को पता नहीं होगा, आपको नहीं पता वो है। खैर वो तो लेस्को वालों को लेस्को वाले मैं ही वही कह हैं, रही उन्होंने हूँ अगर ना। अपना सब डिवीजन तो है। बनाया हुआ उसको उस घर को चौधरी के उसको अपना लेस्को का सब डिवीजन बनाया हुआ, तो सारे वहां से बत्ता लेते हैं, पैसे लेते होंगे ना। अब उसका कसूर क्या है कि जी हमें लोड शेडिंग का सामना है, पूरे लाहौर में कहीं लोड शेडिंग नहीं थी, हमारे इलाके में लोड शेडिंग थी, आज भी है 4 घंटे 6। वो जी क्या जी आपकी बिजली चोरी होती है, भाई कौन करता है पता भी है, लेकिन सजा किसको देनी है, जो बिल पे करते हैं उनको सजा देनी है। देखिए ये सारे मामलात एक ही दफा में देखने चाहिए। बिल्कुल सही कहा वकास ने, इसका कोई मैकेनिज्म बनना चाहिए, कोई अलग से FIA ये काम करने के लिए तो नहीं है, FIA तो और चीज़ें करने के लिए भी थी, लेकिन FIA को चलो ये टास्क दिया गया है तो अब इसका एक मुस्तकिल मैकेनिज्म बनना चाहिए, कोई तो सिस्टम लाना चाहिए कि बिजली चोरी भी रोकी जाए और ओवर बिलिंग भी रुके और लोगों को जो प्रॉब्लम्स आती हैं लेस्को से वो भी हल हो। इसके लिए मैं समझता हूँ कि जब तक आप इसी तरह से आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पे नहीं जाएंगे और आपके ये मीटर रीडर से अपनी जान नहीं छुड़ाएंगे, और जो आपका मीटर्स हैं वो सेंट्रली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर या सर्वर नहीं होंगे, उस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा, मैं कुछ चीज़ें शायद सिप्रा साहब से पूछना चाह रही हूँ, उनको लाइन पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमें अपने सारिफीन को थोड़ा सा बाखबर करना है, जहाँ पर वजीर दाखिला इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आमिर भाई वकास, लोगों को पता होना चाहिए कि ओवर बिलिंग, अब उन्होंने ओवर बिलिंग से बचना कैसे है, कैसे पता चलेगा कि उनको ओवर बिलिंग ये हो रही मसला है? नहीं है। अगर आमिर रजा वेल एजुकेटेड और वेल अवेयर हो के आज ये कह रहा है कि भाई मेरी कोई नहीं सुन पा रहा, तो आम सारफ की जिसके नहीं, अब एक्सेस है सुनने वो का टाइम दफ्तर में तो आ बात ही गया, नहीं सुनते, वकास, सुनने का टाइम तो आ वो गया है। दफ्तर में बात ही नहीं सुनते। प्रॉब्लम ये है नहीं, वहाँ कोई नहीं लेस्को का जो एटलीस्ट जो इंटरनल मैं यही तो अकाउंटेबिलिटी जानना चाह रही है हूँ ना, ना कि अगर किसी सारिफ आपको को याद over होगा आप कितनी दफ़ा सुनते हैं कि लोगों ने लेस्को के ऑफिस पे चढ़ाई कर दी, अमले को मारा। वो नौबत क्यों आती है? क्योंकि वो आगे से बात ही नहीं सुनते। तो जहाँ पर उनकी FIA वाले या गवर्नमेंट ये काम कर रही है, तो लेस्को की और दूसरी कंपनियों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने घर में भी देखें, अपने गिरेबान में भी देखें ना। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक आधा केस तो नहीं है ना, हर तीसरा बंदा इनका मुतासर है। तो कितने लोग होंगे? हर बंदे को पता है कि हमारे ऑफिस में कैसे लोग हैं, लेकिन बात वही होती है ना, जो लाइनमैन है या मीटर रीडर है वहाँ से कलेक्शन स्टार्ट होती है और फिर वो आखिर तक जाती है, तो वो कौन किसको करेगा? मैंने मीटर की दरखास्त दी तो उसने, मैं जब दूसरी दफ़ा गया चक्कर लगाने तो उसने कहा जी वो तो गुम हो गई है। मैंने कहा कहाँ गुम हो गई? मैं तो पिछले हफ्ते दे के गया था दरखास्त, उन्होंने कहा सर नहीं मिल रही कोई, जाए आप। अच्छा मैं अगले वाले कमरे में गया, शायद सिप्रा से आप ले ले, शायद सिप्रा ने ही ढूंढ के दी थी। अगले कमरे में गया तो अलमारी के नीचे उन्होंने काट के बाहर फेंका था, उसमें पड़ी हुई थी। तो देख ले कितना काम आया आपके शाहिद सिप्रा साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद सिप्रा साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ही, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ओवर बिलिंग खत्म करने के लिए जो है वज़ीर दाखिला कोशा हैं और बड़ा अच्छा इकदाम उनकी जानिब से उठाया भी ये गया है, 31 करोड़ यूनिट का रिलीफ दिया गया है। सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों की भी रहनुमाई हो जाए, किस तरह लोगों ने अपने बिल का ध्यान रखना है, किस तरह उन्हें पता चलेगा कि ओवर बिलिंग हो रही है और अब हमने जाके अपना बिल वगैरह ठीक कराना है? इसके लिए करना क्या है काम सारिफ को? देखें, इसमें तो कोई राय नहीं है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से जो क्रैकडाउन शुरू किया गया और सार्फिन को अब अरबों रुपए का रिलीफ आ रहा है। गुज़श्ता रोज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 31 करोड़ यूनिट्स का कहा है कि हमने रिफंड किया है, और अभी मजमूई तौर पर ये कोई 98 करोड़ यूनिट्स बनते हैं जो कि रिफंड होने हैं और क्रेडिट एडजस्टमेंट की सूरत में सार्फिन को वापस जाने हैं। लेस्को ने इस माह जो बिलिंग की थी, अप्रैल जब क्लोज किया है, तो इसमें 0 ओवर बिलिंग की है, लेकिन जो ऑलरेडी ओवर बिलिंग हो चुकी है, जो अब कंज्यूमर्स के बिलों से निकलना है उन यूनिट्स ने और उसकी सूरत में क्रेडिट मिलना है, तो ये उसका रिलीफ गुज़श्ता रोज वफाकी वज़ीर की जानिब से बताया गया है। इसका क्या मतलब है? एक तो ओवर बिलिंग वैसे खत्म होगी, दूसरा जो माजी में की गई थी
उसका रिलीफ भी मिलना शुरू हो गया। जो आपने कहा कि बिलों में किस तरह पता चलेगा, अब ये बिल प्रिंट होना शुरू हो गए हैं। अब जब घरों में पहुंचेंगे, छोटे कारखानों में, छोटी फैक्ट्रीज में, इवन ट्यूबवेल जो किसान चला रहे हैं जिनको ओवर बिलिंग की गई थी, इंडस्ट्री जो है जिनको ओवर बिलिंग की गई थी लाखों यूनिट की, जब उनके सामने उनके बिल जाएंगे तो उनको अंदाजा होगा कि लेस्को उनके साथ क्या कर रही थी और वफाकी वजीर दाखिला की जानिब से जो क्रैकडाउन किया गया उसके समरात उनको क्या मिले हैं। तो आप देखिएगा आइंदा हफ्ते इसके समरात आना शुरू हो गए हैं और ये 31 करोड़ यूनिट्स की अगर हम बात करें तो ये अरबों रुपए बनते हैं जो कि रिफंड की सूरत में वापस जा रहे हैं। जो आपने जिक्र किया कि किस तरह ख्याल रखना है, बड़ा आसान हल है कि बिल पर उन मीटर की तस्वीर प्रिंट होगी, उसकी रीडिंग मौजूद है। आप आसानी से जाएं, प्रीवियस और प्रेजेंट रीडिंग के बॉक्सेस मौजूद हैं। प्रेजेंट रीडिंग और अपने बिल मीटर पर रीडिंग जो है इसको मैच करें। अगर मैच नहीं हो रही और एक्सेस यूनिट चार्ज किए हुए तो आसानी से उसकी कंप्लेंट करें FIA के पास, FIA उस पर कार्रवाई करेगी और इवन मुकदमात जो है वो दर्ज भी किए जा रहे हैं। इसलिए अब जहाँ पे वजारत दाखिला कर रही है इकदाम, FIA कर रही है, उसमें अब कंज्यूमर को भी साथ देने की जरूरत है कि अपने बिल को पकड़ें और उसका ख्याल रखें ताकि एक जो मैसिव कैंपेन चलाई गई है इसको कामयाब बनाया जाए और बिलों की सूरत में लोगों को रिलीफ मिल सके। शाहिद सिप्रा साहब ये बता दें, अगर वैसे तो कहा जा रहा है कि ओवर बिलिंग नहीं हो रही है और इसके अवाम से भी इसका अच्छा फीडबैक आ रहा है, इन केस अगर होती है तो क्या आपको लेस्को दफ्तर जाना है? क्योंकि बारहा यही होता था कि फिर आपको वो बिल ठीक कराने में भी महीनों लग जाते थे। इस पर भी कोई काम हो रहा है? देखें, बिल्कुल हो रहा है और इस दफा देखें जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स हैं, इवन डिप्टी मैनेजर्स और SDOs ने अपने आला अफसरान का हुक्म नहीं माना और उन्होंने क्रेडिट दिया है सार्फिन को। ओवर बिल्ड जो यूनिट थे वो निकाले हैं। तो सारिफ पहले तो ये था कि वो जाता था, अगर उनको ओवर बिलिंग की गई थी तो किस्त की सूरत में बिल ले लेते थे। मतलब इवन 1 करोड़ का बिल भी होता था और सारिफ कहता था कि मैंने 5000 की बिजली जलाई। उनको लेस्को को भी पता था कि मैंने ओवर बिलिंग की है, वो उनको 5000 का बिल बनाकर दे देते थे, वो जमा करवा देता था, लेकिन एरियर तो उस वक्त बिल पर मौजूद होता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब लोगों को 2 जो बॉक्सेस हैं मीटर बिल पर वो लाजमी देखने। एक डेफर्ड अमाउंट का बॉक्स होता है जिसको मतनाज़ा रकूम कहते हैं। अगर उसमें कोई रकम शो हो रही है, इसका क्या मतलब है कि उनके सिस्टम पर उनके बिल में अभी ओवर बिलिंग मौजूद है। अगर एरियर एक बॉक्स होता है जिसको बकाया जात कहा जाता है। अगर बकाया जात के बॉक्स में अगर कोई रकम इस महीने शो हो रही है, इसका क्या मतलब है कि उसको लेस्को ने प्रॉपर तरीके से क्रेडिट एडजस्टमेंट नहीं दी, उसके ओवर बिल्ड यूनिट नहीं निकाले, वहां भी ओवर बिलिंग मौजूद है। इसलिए सार्फिन को अपने बिल का इस महीने लाजमी ध्यान रखना है कि उनको बकाया जात की सूरत में एरियर वाले बॉक्स में या डेफर्ड अमाउंट का जो एडजस्टमेंट है वहाँ बॉक्स में अगर कोई रकूम मौजूद है, वो ओवर बिल्ड यूनिट्स हैं, वो बराह रास्त जाएं FIA के पास कंप्लेंट करें और अपना बिल ठीक करवाएं। लेस्को के पास जाएं, लेस्को करके देती है, ठीक है, अदरवाइज आपके पास एजेंसी मौजूद है, उनके पास कंप्लेंट पॉइंट ना कि जाना कहाँ है, लेस्को तो चक्कर लगवाते हैं। शाहिद सिप्रा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी जबरदस्त तरीके से आवाम की रहनुमाई कर दी है। यानी अब हमें पता चल गया कि अगर लेस्को से नहीं आपका बिल ठीक होगा तो आपने बराह रास्त FIA के पास जाना है। सोशल मीडिया पे ही हम चंद दे देंगे, थोड़ी सी आपकी रहनुमाई मजीद हो जाएगी। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। सो ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। मैं भी समझूंगी, आप लोग भी समझिए, क्योंकि आप लोगों को समझने की इसलिए ज़रूरत है कि शायद इससे आप लोगों को अभी हम बताएंगे कि आपका चालान भी हो सकेगा, पकड़ जल्दी हो सकेगी और वो ट्रैफिक के मसाइल जो बहुत ज़्यादा हैं वो भी हल होंगे। जो आपको एक जगह पर लंबी कतारें नज़र आती हैं, ट्रैफिक का दबाव अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रैफिक कंट्रोल का ये मंसूबा है और आगाज़ नई जगह नहीं, हमेशा की तरह मॉल रोड से। आमिर भाई। हाँ जी, इसका अख्ताम भी मॉल रोड पे होगा। इस आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी ये कोई नई बात नहीं है जी, बैरूनी दुनिया में ये आज से बहुत पहले से, मुझे याद है आज से कोई 12-13 साल पहले मैं दुबई में था। तो वहाँ पे एक शख्स के साथ मैं सफ़र कर रहा था, तो एक जगह पे सिग्नल अचानक से रेड हो गया और उसने रोक दिया हमें। मैंने क्या हुआ, कहता ये सारा ना सेंसर्ड है, यानी उस वक्त ये आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का नाम नहीं आया था। उसने कहा ये सेंसर्ड है, इनको पता है किस जगह से कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, उसको कहाँ रोकना है और उसको रोक कर कितनी गाड़ियाँ गुजारनी है। यानी हमारे तरफ एक गाड़ी है, उस तरफ से 15 गाड़ियाँ आ रही है, तो उसने कहा कि एक गाड़ी वाले को रोको, 15 पहले गुजार लो ताकि उनका राश ना बने और वो 15 गाड़ियाँ निकल जाए। कहता है ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे चल रही है, ये उस वक्त 15 साल पहले चल रही थी। इसको सेंसर का ये कोई नई बात। अच्छा, दूसरा मॉल रोड पे भी है ये टेक्नोलॉजी। अगर आपने
जो टीपा ने ये इशारे लगाए थे माल रोड वाले, अगर आपको एक इशारा खुला मिलेगा तो अगले 3 इशारे खुले मिलेंगे। ये वहाँ पे असूल है। अगर आप 60 की स्पीड से हैं तो आपको अगले 3 इशारे खुले मिलेंगे। आप चलते चले जाएं, आपको कोई इशारा बंद नहीं मिलेगा। तो ये टीपा ने उस वक्त भी किया था। आई डोंट थिंक सो ये पीक आवर्स में कभी हुआ है। नहीं, पीक आवर्स में तो हो नहीं सकता। देखिए बात समझे, आपने माल के ऊपर एक 5 स्टार होटल में जो भी टीम आएगी तो आपने एक रोड बंद कर देनी है। मुझे बताएं वो कैसे होगा? स्कूल कॉलेज टाइम में चीफ कॉलेज जो है एचएसएन कॉलेज, मेरा ज़्यादा जाना वहाँ पे वो जो पिक एंड ड्रॉप सर्विस है एक ही गेट से, उस पर आके ट्रैफिक फंसेगी उस पर आपकी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी क्या करेगी? आप रीगल चौक में आ जाएं, वहाँ क्या आप वो दही भल्ले वालों को और वो जो ये जो हार रोड वाले हैं, वो जो बड़े बड़े टीवी उठा के और फ्रिजें उठा के ला के रोड के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनको आप रोक पाएंगे? नहीं रोक पाते। देखिए मार रोड का मसला ये है, अभी हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे तो यही बात कर रहे थे कि वाई मॉल हमारा आप ये समझे सिग्नेटरी रोड है लाहौर का। अगर कहा जाए तो सारे आपके आइकन्स जो हैं वो सारी वो ये बिल्डिंग्स यहीं पे हैं। यानी हाई कोर्ट यहाँ पे है, अजायब घर यहाँ पे है, पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, एनसीए है, एचएसएन कॉलेज है, 5 स्टार होटल है। 5 स्टार तो नहीं है, चलो जो भी जितने भी स्टार हैं, 2-3 होटल वहाँ पे हैं, पंजाब असम्बली वहाँ पे है। होता यह है कि ये जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं सारे ना यहाँ अंडरपास बनने देते हैं ना यहाँ ओवरहेड बनने देते हैं। वो कहते हैं जी वो डिंगा सिंह बिल्डिंग जो है ना उसकी लुक ख़राब हो जाएगी, वो फलां जी वो दरख्त जो है वो कट जाएगा। इसलिए आपने देखिए मेहनत करके, ज़रा मेहनत करना पड़ेगी, ज़रा मेहनत करे गवर्नमेंट पंजाब, इसको सिग्नल फ्री बनाया जा सकता है। इसको ये नहीं किया जा सकता कि आप चले ना। आपको लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसले का हल नहीं ये है? मसले का हल नहीं होगा। ये इसलिए हल नहीं होगा क्योंकि आप कैसे रोकेंगे? जो बाइक वाला है वो जब आधे रोड पे पहुंचेगा तो उसका वो इशारा बंद होगा तो चालान हो जाएगा, चलान करेंगे। नहीं, चलान कहाँ होता है? चलान मुझे बताएं, अभी आजकल कहाँ चलान हो रहा है? मुझे तो आप किसी भी रोड पे चले जाए, आप मोटरसाइकिल वाले का शुरू में जिक्र कर रही थी ना, कोई हेलमेट अब नहीं नजर आता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। लाइसेंस वाला आपने खुद ही बता दिया कि यहाँ काम है। यहाँ गवर्नमेंट तो कानून बनाती है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। ये भी करके देख लें, माल पे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, ये भी करके आप देख लें। जब तक आप माल को सिग्नल फ्री करने के लिए काम नहीं करेंगे, कुछ हिस्सा आपको बिल्डिंग्स का लेना पड़ेगा, कुछ आपको जगह लेनी पड़ेगी, तब जाकर आप ये काम होगा। ये अगर आप इससे कंट्रोल करना चाहते हो तो कर रहे हैं, लेकिन जब स्कूल कॉलेज टाइम होगा, मैंने पहले बताया, हाँ, फिर कहाँ जाएगा? जब आपकी टीमें आई होंगी तो आपने एक तरफ का मार रोड बंद किया होगा। रोड पे स्कूल जो हैं उसको ट्रैफिक गवर्नर है, उसके बाहर हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रोटेस्ट करने को शौकीन है सब। हाँ, बिल्कुल। उस वक्त क्या होएगा? तो ये आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी उन ममालिक के लिए है जहाँ पे इस तरह के काम नहीं होते, जहाँ पे साइड पे खड़े होकर प्रोटेस्ट होता है, रोड बंद करके नहीं होता। चलें आप उनको एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखने दें, हम भी देखें कि क्या उसका फायदा होता है। वकास, अच्छा, वो हमारे कहने से ना तो उन्हें रुकना है और ना उन्होंने हमारे कहने पे कुछ करना है। मैं तो कहता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस के लिए ये तजर्बा का है और दुकान है ट्रैफिक पुलिस की ना। हर नई गवर्नमेंट के लिए और हर नए कमांडर्स के लिए ये ऐसे ही करते हैं। पिछले 10 साल तो मुझे हो गए हैं, ये कभी रंग कर देते हैं, कभी पीला कर देते हैं, कभी ग्रीन कर देते हैं। तो ये निज़ाम ऐसे चलता रहना है। इसकी रीज़न, इसके पीछे एक और लॉजिक भी है ना, क्योंकि जिन ऑफिसर्स ने आना होता है ये उनके भी करीब पड़ता है, तो फिर जो VVIPs ने गुजरना होता है, जिनको दिखाना होता है, उन्होंने वो भी आसपास ही होते हैं। तो फिर सारे जो लोग हैं, अवाम की बात नहीं मैं कर रहा, जो इस मुल्क के मालिक हैं वो करीब नहीं होते हैं, तो इसलिए फिर माल रोड पे फोकस करते हैं। यहाँ फिर लिबर्टी आ जाती है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा इससे बाहर नहीं निकलते। बाकी तो शहर में मसाइल ये ट्रैफिक है ही नहीं है ना। मेरा क्वेश्चन ये है ट्रैफिक वालों से, आपने आइडेंटिफाई कर लिया या इस शहर के ट्रैफिक इश्यूज़ क्या हैं? आपके ट्रैफिक सिग्नल्स जहाँ पे हैं, जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल नहीं भी हैं, सिग्नल्स फ्री भी हैं, वहाँ पे आपने प्रोटेक्टर यू टर्न पर भी एक वार्डन खड़ा किया हुआ है, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल के नीचे भी आपने एक वार्डन खड़ा किया हुआ है। तो आपके इश्यूज़ ये नहीं है कि ट्रैफिक आपने आर्टिफिशियली मैनेज करनी है या वार्डन से मैनेज करनी है। आपके इश्यूज़ वो हैं जिनको आप जिक्र ही नहीं करते। आमिर भाई ने कहा कि वो टीम आ जाते, चले सर वो तो एक ओकेजन है ना, कभी कभी वो VVIP मूवमेंट गुजरती है सुबह से लेके। ऐसा है, सॉरी विकास, यहाँ पे हर वक्त देखें जजेस ने गुजरना है, VIPs MPA जितने हैं पंजाब असम्बली जाना ही जाना है, VIPs आपके 5 स्टार होटल सारे, आपके जितने बाहर से एम्बेसडर जितने भी आते हैं वो वहाँ पे, CM हाउस सारे VIPs,
और वहाँ पे ये आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी बेचारी हुटर्स वालों को निकलवाते मेरा सही थक कह रहे हैं, क्या वो करेगी? आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी सिग्नल्स नहीं चलने देते, ये सुबह से लेके शाम तक ये सिर्फ वीवीआईपी मूवमेंट के लिए वही सिग्नल तो को कह रहे हैं, मैनुअल वहाँ कर पे देते हैं। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी फेल हो मतलब जाएगी। ये आपकी सिर्फ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है और ड्रामेबाजी आपने सही कहा ड्रामेबाजी कि से उसकी ज़्यादा कुछ तजर्बा नहीं का है। है, उसके अलावा फिर कुछ दूसरी नहीं बात ये है, अभी आपने एक पॉइंट उठाया था कि माल रोड को सिग्नल फ्री कर देना चाहिए, जो बड़ी सिग्नेटरी रोड है हमारी। आप दुनिया में जहाँ पर भी उनके डाउनटाउन्स हैं या कमर्शियल हब्स हैं, वहाँ पे उन्होंने ट्रैफिक का लोड कम किया है। ऐसा नहीं है कि आप सारी सड़कें गिरा के एक रोड बनाते जाएं। आप पूरे माल रोड को सर्विस रोड इंक्लूड करके भी सारा फ्री कर देंगे ना, फिर भी ये इशू रहना है। उसकी वजह ये है कि आपको ट्रैफिक लोड मैनेज करना पड़ेगा। माल रोड पे जितना आपका सर्विस रोड अवेलेबल है, हाल रोड से लेके लेकिन जीपीओ उस चौक सर्विस रोड की तक, जहाँ बात करें वहाँ तो सारी कमर्शियल हाँ जी, एक्टिविटीज है। यही तो प्रॉब्लम है ना। नहीं, या तो माल रोड पे 5 पाउंड लगा दे, जैसे वो डाउनटाउन अगर आपने बात की लंदन में आप है, और है ही हल कोई नहीं लंदन है। में अच्छा, अगर मैं है एक और मैं चीज़ बताता हूँ वहाँ 5 पाउंड लगते हैं। सर। यहाँ मैं चाहे हमेशा 500 से ये रुपये बात लगेगा। उनसे कहता हूँ, मैंने कहा नहीं, ये तो हम ये भी तो मॉल ये बता रहे हैं, हल रोड बता यूज़ रहे करते हैं। हैं। मैं ये आप कहता appreciation देने बैठ हूँ, गए। हम तो आप तो हफ्ते में 2-4 बार जाती होंगी। एक बंदा माल रोड पे जाता है, सुबह वो डिफेंस से आता है, गाड़ी खड़ी कर देता है सर्विस रोड पे जाके, 10 घंटे गाड़ी उसकी खड़ी रहती है। ऐसे ही है। यार उसको नहीं कन्वेंस किया जाता, उसको नहीं मैंने किया भाईजान आप जो सारा दिन गाड़ी खड़ी कर देते हैं ना, आप पार्किंग फीस पे करते हैं और 2 आपके गार्ड की गाड़ियाँ भी सही हैं। बात है। आमिर भाई ने बात की कि जो ये पंजाब असम्बली है, जब पंजाब असम्बली में हमारे मंतखब नुमाइंदे आते हैं तो 3-3, 4-4 गाड़ियों के प्रोटोकॉल के साथ होती हैं, ठीक है। और आप करते क्या है कि पब्लिक को रोक कर उनको पहले गुजारते हैं, ना आपके पास पार्किंग होती है, फिर वो सड़कों पे खड़ा कर देते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ना बेसिकली उसको यानी खपाना हम चाह रहे वाइंड हैं। अप करने की तरफ आ रहे हैं, तो हमारे दोनों रिपोर्टर्स जो कह रहे हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल है। और खास तौर पे माल रोड पे जहां पर आपने मॉडल शाहराह बना के इसका एक्सपेरिमेंट करना है, वहां तो बिल्कुल ही फेल हो जाएगी। वो रीजन क्या है वो आपको बता चुके हैं। किसी और रोड का शायद आप इंतखाब करते हैं तो शायद के कामयाब नजर आती। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमारे साथ पे। वेलकम बैक वंस अगेन। जो अच्छे इकदाम हैं हम ज़रूर उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। सारिफिन के लिए जो ओवर बिलिंग का मसला बहुत बड़ा मसला था वो हल हुआ, ज़रूर उसको अप्रिशिएट किया और आपको बता दिया कि फिर अगर ओवर बिलिंग होती है तो आपने करना क्या है। अब अच्छा इकदाम सीएम साहिबा की जानिब से ये उठाया गया है कि पंजाब भर के लिए फ्री मेडिसिन डिलीवरी जो है प्रोजेक्ट, उसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है और सीएम साहिबा खुद शादमान की कच्ची आबादी में लोगों के घरों में जाके अद्वियात देती रही हैं। सो वी मस्ट अप्रिशिएट इस तरह से जाके लोगों का दुख दर्द बांटना, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर गलियों में से गुजर के जैसे सीएम साहिबा खुद जा रही हैं। सो ये देखें ना मनाजिर आपके सामने, तो आमिर भाई जैसे लोगों का ख्वाब होता है कि सीएम साहिबा को सामने से देख लें, हमारे सामने से गुजरें। मैं गलत बात तो नहीं कह रही। नहीं, अमन भाई जैसे लोग जो है वो ख्वाब में देख लेते हैं, छोड़ दें उनको तो। अच्छा, फिर अब वो कैसा? तो देख ही लेते हैं ख्वाब में देखना हो रहा है, हमने तो उसको सामने देखना हो बहुत दफा देखा। ये तो ये आम लोगों की मैं बात करी जिनकी गली से लेकिन आम गुजर के लोगों जा से रही होंगी। गली से गुजर के जाएंगी तो लोग उनको पता होगा कि लोगों के मसाइल क्या हैं। हुआ ये कि उन हमारी गलियों के जो मसाइल भी देखे होंगे। हमारे जो एक हुकूमत आई पीटीआई की, और नाम लेना चाहिए, उसने ये तमाम अद्वियात बंद कर दी। सिस्टम पहले से था कैंसर के मरीजों के लिए और दिल के मरीजों के लिए। दिल के मरीजों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पिछले दौर में था। कर लेंगे, मिल दिल रही के थी। मरीजों हेपेटाइटिस को की अद्वियात मिलती थी लोगों को, दिल के मरीजों को हॉस्पिटल में मिलती थी, पर्ची बनती थी उनकी, और कैंसर के मरीजों को घर में पहुंचाई जाती। हेपेटाइटिस की भी घर में जाती थी। लेकिन भाई बदनसीबी ये है कि इस मुल्क में 4 साल वो शख्स हुक्मरान रहा जिसने कोई एक सरकारी कैंसर डिस्पेंसरी भी नहीं बनाई। नहीं बनाई। हॉस्पिटल तो बहुत दूर की बात है। उल्टा उसने कैंसर के मरीजों की अद्वियात रोकी। और लोग हाथ उठा के यास्मीन राशिद साहिबा से इल्तिजा क्या करते करते थे थे कि ये काम, हेपेटाइटिस की मेडिसिन उसने बंद कर दी। ऐसे ही है कैंसर कैंसर की मेडिसिन, ये क्योंकि एक माफिया था प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, जिन्होंने ये हेल्थ कार्ड के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड किया। स्कैम है ये पूरा। जी। कैसे कैसे जहाँ पे कोई फैसिलिटी भी नहीं थी वहाँ पे आपने 5-5, 7-7 लाख रुपया जो है हमारे टैक्सों का वो स्टंट के नाम पे दिया हुआ। ये पूरा एक स्कैंडल है। कभी ये इस पर मौका मिले तो आप जाहिद चौधरी साहब को बुलाएं, उनसे पूछिए किस तरह नहीं, से वो काम हम होता है। दिखा भी चुके हैं माजी में। और कितना ये स्टंट धोखा ये दिया निकलना चाहिए। अब ये बेहतरीन इकदाम है उसका, तो मैं समझता हूँ कि अभी 2 माह हुए इसको आए हुए मरीम नवाज को, और उसने जो भी कदम उठाया है वो अवाम की फलाह के लिए उठा रहे हैं। अभी तक उसका कोई ऐसा स्कैंडल या ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई जिसको ये ना कहा जा सके कि ये गलत इकदाम है।
उसमें खामियां होती हैं। हर में जब इन्होंने राशन तकसीम किया, हम उसको भी तनकीद का निशाना बनाते रहे। आमिर भाई मुझे ब्रेक की इसमें तरफ advertise जाना करते है, रहे। सीएम साहिबा का ये जेस्टर कैसे देखते हैं? वकास से कमेंट लेना, फिर ब्रेक की तरफ जाना है। बहुत अच्छा आवाम से जाके बहुत अच्छा, आवाम भी खुश होगी इससे और इनको करना चाहिए सर। वकास अच्छा, मैं तो इस चीज़ पे बड़ा खुश होता हूँ कि कोई भी सरकारी अफसर या मुंतखब नुमाइंदा या चीफ मिनिस्टर जो है जब वो पब्लिक में जाती है तो एटलीस्ट उनको कुछ ना कुछ तो रियलाइज शायद हो जाएगा। इस हद तक मैं इनको ये अप्रिशिएट करता निगरान हूँ। सेटअप में बहुत बड़ी मिसालें हमने देखी हैं। लोगों को लगता था कि तो बस हमारे दरमियान सीएम आ गया तो हमारा मसला हल हो गया। इसीलिए तो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं ना। हम आप यहाँ पे बैठ के तो नहीं, बाहर पब्लिक में जाएं, लोग उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। और ये जो पासपोर्ट ऑफिस का विजिट के बाद जो पब्लिक ने फीडबैक दे रहे हैं, यकीन जाने वो लोग फ़ोन कर करके लोग कह रहे हैं कि यार ये आपके इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। तो जब आप पब्लिक में जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फिर वही बात करूँगा कि आप मरियम नवाज साहिबा को और मोहसिन नकवी को एक ही प्राइम मेयर नहीं अब तोल सकते। इनके और तरह की वो डिफरेंस हमने नहीं, वो आवाम को डिफरेंस पता है, लेकिन हम हाँ इस जी, चीज लेकिन को फिर भी अच्छी बात ये है कि अगर वो जाती हैं कहीं, अगर वो पब्लिक के, लेकिन मैं कहती हूँ जब भी वहाँ कहीं पे जाती हैं तो वो प्रोटोकॉल और ब्यूरोक्रेसी की नज़र से ना चीज़ों को देखा करें। वो एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर चीज़ों को देखा करें। और बाकी रही प्रोजेक्ट की बात, मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इशू जो ये है कि जहाँ पे मेडिसिन्स जो बाज़ार में अवेलेबल हैं, अगर वो प्राइस का जो इशू है, क्वालिटी का इशू है, अगर वो मरियम साहिबा वो मैनेज कर दें तो मुझे घर से जाके भी ना अपनी मेडिसिन लेके आने में कोई हर्ज वो नहीं ड्रैप का है, वो ठीक है। मरकज का है, वो नहीं, मंडी वो को आप देखिए, सुबह नहीं कहना होता है ना, सुबह नहीं कहना होता है ना, सुबह नहीं कहना होता है ना आमिर भाई, सुबह नहीं कहना होता है ना। अद्वियात की कीमतें पूरे मुल्क के लिए होती है सर आमिर भाई, उन्होंने पंजाब के कहना लिए नहीं होता है ना। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, सीएम साहिबा की जानिब से ये जो इकदाम उठाएगा उसको तो ज़रूर हम अप्रिशिएट करते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी खबर दे दें कि टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात की फिरामी के लिए 2 अरब जारी किए गए हैं। वकास, ये फ्री अद्वियात मिलेंगी? ये जो 2 अरब जारी हुए हैं, जो अद्वियात जो मेरे ख्याल जान बचाने वाले अद्वियात हैं वो तो फ्री हैं इमरजेंसी के लिए, और अच्छी बात है। लेकिन आप ये, मैं भी जब आपकी खबर पढ़ रही तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि गवर्नमेंट के 2-3 अदारे हैं, एक जो पैसों को वो इकट्ठा करके उनकी हिफाजत करता है और ज़रूरत पड़ने पर दूसरे अदारों को वो जिसको ज़रूरत होती है, और वो डिसाइड होता है पहले कि किस किस को कितने पैसे मिलेंगे, लेकिन फिर भी वो पैसे रिलीज़ करने के लिए उन्हें कितने जतन करवाने पड़ते हैं और कैसे कैसी सिफारिशें करवानी पड़ती हैं अदारों को भी कि जी हमारे पैसे दे दें आवाम तक पहुँचाने के लिए। तो ये तो ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि चीज़ें ना ऑटोमेशन पे चली जाएँ। ये खबर ही ना आए कि जी अस्पतालों के फंड रुक गए थे, अद्वियात के लिए पैसे नहीं थे। अच्छा, 2 अरब लेकिन जारी फिर हो भी गए अच्छा, हैं, और ये नीचे ये भी मेंशन किया है कि बजट ऑनलाइन भी कर दिया गया है जो डीएचक्यू अस्पताल हैं उनके लिए। अभी आपके अखबार पे खबर लगी हुई है कि जो बंद रोड कॉरिडोर मनसूबा है वो इल्तवा का शिकार है। आप ऑनलाइन कर दें या ऑफलाइन कर दें, प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ें आपने बजट में डिसाइड कर ली हैं कि अब एग्जीक्यूशन हो रही है। मतलब आप देखें ना, हमारे लिए बड़ी खबर है और बाम के लिए भी कि यार 2 अरब अल्लाह ने किया है, कोई दे देते ने फाइनेंस डिपार्टमेंट ने। तो मेरा इसमें ये है कि अच्छी बेसिकली तो पब्लिक मनी है ना, तो एक अदारा दूसरे पे कितना। आमिर भाई, ये कमेंट देखिए, अच्छी बात है कि अद्वियात के लिए जारी हो गया। इंसुलिन नहीं थी, बहुत सारी अद्वियात ऐसी सिर्फ जान बचाने वाली बुनियादी ज़रूरत की जो फ्री मिला करती थी, नहीं मिल रही थी। इससे मेरा ख्याल है फ़र्क तो पड़ेगा और पूरे पंजाब में पड़ेगा। 2 अरब रुपया है, गो कि ये ऊँट के मुंह में जीरा है, और पैसे भी होने चाहिए। लेकिन अब वकास का क्या करें कि वो अद्वियात को कॉरिडोर पे ले गया, वो और ठेकेदार का मसला है, वो ठेकेदार के मसले चलते रहते हैं। का भी है कुछ, ये सारी जगह पे ठेकेदारी सिस्टम ही ख़राब कर रहा है काम को, और ये पुराने बिल आते नहीं हैं, नए बिल जारी नहीं होते हैं, और उस पर वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे आप। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी आप ही के बहुत सारे मसाइल डिस्कस होने वाले हैं, क्योंकि महकमा एक्साइज से रिलेटेड आपकी जो शिकायत हम तक आती हैं, आपकी जो तजावीज़ हम तक आती हैं, तो हम चाहते हैं कि जी आपका मसला जो है वो सॉर्ट आउट किया जाए और आपकी फरियाद जो है वो हुकाम तक पहुंचाई जाए। अच्छा जी, अब वो लोग जो कि मुतासर हैं, जिनके पास नंबर प्लेट्स अभी तक नहीं पहुंची, तो ये नंबर प्लेट्स का हसूल क्यों इतना मुश्किल है?
आया आवाम को इसमें रिलीफ देने के लिए हिकमत अमली क्या अपनाई जा रही है? 30 लाख के करीब जो नंबर प्लेट्स हैं जिसका अभी तक जो है बैकलॉग पड़ा है वो आवाम तक कैसे पहुंचेगी? आवाम तो बेचारी जाते हैं जी और रजिस्ट्रेशन कराई और पैसे देकर वापस आ गए। अब वो इंतज़ार का वक्त इतना लंबा हो जाता है, उसकी क्या वजह है? उसको आसान कैसे बनाया जा रहा है? अब कुछ लोग कहते हैं हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह करा देते हैं, उसके बाद भी एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। टोकन टैक्स ना दहिंदगान जो हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है? टाइम टू टाइम कैंपेन्स चलती है उनके खिलाफ जो टोकन टैक्स ना दहिंदगान हैं, नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं। बड़ा सेंसिटिव ये भी मामला है, इसमें आपका ताउन भी दरकार होता है, लेकिन महकमा एक्साइज इस पर किस तरह से कार्रवाई कर रहा है? फिर लोगों को गाइड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके लिए महकमा एक्साइज क्या कर रहा है? सेकेंडली हम बात ये भी करेंगे कि निगरान सेटअप में जो रिलीफ दिया गया था कि जी आप ओपन मार्केट से नंबर प्लेट्स मंगवाएं, उस पर अभी भी काम चल रहा है या नहीं? कुछ प्रॉपर्टी के मामला के हवाले से भी डिस्कशन होगी। हमारे साथ हमारे मेहमान जो मौजूद हैं स्टूडियो में, मैं उनका तारुफ करवाना चाहूँगी। एडिशनल डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन है जी रिजवान शेरवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम रिजवान जी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, छोटे छोटे मामलात हैं, कहने को ये छोटे हैं लेकिन आवाम को इसके लिए बड़ा सफ़र करना पड़ता है। सो नंबर प्लेट्स का हसूल बहुत मुश्किल है, क्यों? नंबर प्लेट का इशू हमारे बिल्कुल आपने सही फरमाया कि शुरू से जब पिछले 2-3 साल से जो है इसमें इशू रहा है। इनिशियली तो ये था कि कोविड की वजह से पूरे चूँकि इसमें से ज़्यादातर जो मटेरियल है वो इंपोर्ट होता था, तो जब कोविड के दिन आए तो उस दिनों में वहाँ जितने भी यूरोप से जहाँ ये इंपोर्ट होती थी वहाँ प्रोडक्शन के इशू आए, प्रोडक्शन हाउस बंद हो गए। नतीजा ये है कि यहाँ जो हमारे मैन्युफैक्चरर थे उन तक जो रॉ मटेरियल नहीं पहुँच रहा था और नंबर प्लेट्स का फिर बैकलॉग इकट्ठा होना शुरू हो गया। वो बैकलॉग और जो हमारी करंट रिक्वायरमेंट है वो मिल के वो इतना एग्रीवेट हो गया कि हमें सप्लाई के थोड़े से इश्यूज आए। बट हमने इसको फिर एक नए ऑप्शन के ऊपर सोचा, ये कि बजाय एक ही मैन्युफैक्चरर के ऊपर हम डिपेंडेंट रहें, हम इसको ओपन मार्केट कर देते हैं, क्योंकि ओपन मार्केट के अंदर 3-4 लोग जो है उनकी कैपेसिटी मिल के जो है वो लोगों की डिमांड को पूरी कर सकती है। नतीजा ये है कि अभी हमने रिसेंटली ये पॉलिसी एक चेंज की है और हमने इसको ओपन मार्केट कर दिया। इसका मतलब ये है कि वही नंबर प्लेट्स जो आप पहले महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन आपको पेमेंट लेके देता था, वो आपके पास चॉइस है, 3-4 मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो जो सिक्योरिटी फीचर है या जो नंबर प्लेट के स्पेसिफिकेशंस हैं उसको फॉलो करते हुए जो भी आप मार्केट से चाहें परचेज कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि जो हमारा नंबर प्लेट्स जो है वो जैसे ही गाड़ी आपकी रजिस्टर होगी आपको मिल जाएगी। दूसरा, ये प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस भी ग्रो करेगा, कंपटीशन मार्केट। लेकिन रिजवान साहब, अब वो लोग जिन्होंने एक्साइज डिपार्टमेंट से रिजू करके अपनी नंबर प्लेट्स वगैरह के लिए अप्लाई कर दिया हुआ है, वो तो इंतजार की सूली पे हैं, अब वो वहाँ भी पैसे दें और प्राइवेट वेंडर के पास नहीं, ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हमने ये कोई 8-9-10 अप्रैल के करीब जो है हमने इसको ओपन मार्केट के ऊपर स्विच ओवर कर दिया। उससे पहले जिन लोगों ने भी पैसे दिए हुए हैं हम उनको यही कहेंगे आपके चैनल के तवज्जुह से भी कि वो नंबर प्लेट ना खरीदें। हम उनको अगले 2-3 महीने के अंदर नंबर प्लेट थ्रू कोरियर उनके घर डिलीवर करेंगे। तो जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं उनको मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है, उनको नंबर प्लेट्स मिल जाएंगी। ये उन लोगों के लिए, इसके लिए आपकी हिकमत अमली क्या होगी? मतलब जो लोग 3-4-5-6 महीने पहले से लाइन में लगे हैं, पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी कि बाद वाले लोगों को? जी, जिनके सबसे पहले जिनके पैसे आए थे उनको सबसे पहले नंबर प्लेट मिलेंगी, जिन्होंने सबसे बाद में दिए उनको उसके बाद में मिलेंगी। बट हमने अगेन यहाँ भी यही किया है कि जो चूँकि वो प्रोडक्शन हाउस जो हमारे पहले नंबर प्लेट सप्लाई करता था उनको हमने ये कहा है कि आप जितनी भी नंबर प्लेट्स की हमारी रिक्वायरमेंट है इसको 3-4 महीने के अंदर क्लियर करें। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब, चूँकि उनके पास करंट रिक्वायरमेंट नहीं जा रही और सिर्फ उन्होंने बैकलॉग क्लियर करना है, इसलिए अब उनके पास अच्छा टाइम है कि वो सारा इसको क्लियर करें। रिजवान साहब, अब लोगों की सहूलत के लिए ये चीज़ मेरे ख्याल से एक्साइज डिपार्टमेंट को करनी चाहिए कि आपको एक नंबर प्लेट का नमूना जारी करना चाहिए और लोगों को बताओ कि इस तरह की, अब ये ना हो कि वो बाहर से नंबर प्लेट बनवा लें और फिर आपको बार बार जो है ट्रैफिक पुलिस रोके, एक्साइज डिपार्टमेंट से रोक के तंग किया जाए कि ये तो नमूना नंबर प्लेट है ही नहीं। सो कुछ इसका इसका हमने थोड़े दिन पहले अखबार में ऐड दिया है, सब इंग्लिश और उर्दू अखबारों के अंदर दिया है। उसके अंदर हमने स्पेसिफाई किया है कि नंबर प्लेट्स जो है उसका क्या साइज़ होना चाहिए, उसके जो डिजिट्स हैं उनका क्या फॉर्मेट होना चाहिए और क्या मटेरियल होना चाहिए। तो ये ऐड अभी अखबारों में आया और ये कैंपेन हमारी जारी रहेगी। ये सिर्फ एक उसका पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जो लोग नंबर प्लेट बनाने वाले हैं उनको भी हम बताएंगे कि ये नंबर प्लेट जो है वो इस फॉर्मेट के मुताबिक बनाएं। तीसरा फिर ये कि हम इसको थोड़ा सा रेगुलेशन पे भी लेके जाएंगे कि ऐसे लोग जो कि गैर नमूना नंबर प्लेट बनाते हैं उनको हमारे कानून के अंदर प्रोविजन है कि उनको इलीगल डिक्लेयर किया जाए और उनके खिलाफ केसेस रजिस्टर कराए जाए। सिर्फ वही मार्केट के अंदर लोग होंगे जिन लोगों के पास गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया करदा जो नंबर प्लेट का नमूना है वो उसको फॉलो करेंगे।
सही, नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, कैसे की जाती है और उनकी पकड़ किस तरह की जाती है, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मामला है ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये इतना सेंसिटिव मैटर है कि इसकी सिर्फ एक एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं कि कोई बंदा किसी बंदे को हिट करके चले जाए और उसकी नंबर प्लेट ना लगी हो, तो ना उसको पुलिस ट्रेस कर सकती है, ना उसको सेफ सिटी का कोई कैमरा ट्रेस कर सकता है। और ये इतनी ख़तरनाक है कि गैर जो लाइसेंस शुदा असला है उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात है। इसलिए एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर स्पेशल एक कैंपेन चलाई हुई है और हफ्ते में हम 2 से 3 दिन तक मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर गाड़ियों की चेकिंग करते हैं। इसके अलावा हम मीडिया के थ्रू भी कैंपेन चलाते हैं और जो गाड़ियां भी अनरजिस्टर्ड पकड़ी जाती हैं हम उसको क्लैम्प करते हैं। आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर हमारी कैंपेन के मुख्तलिफ जो है वो हमने इसकी जो परफॉर्मेंस है अपने डिपार्टमेंट की है उसको हाईलाइट किया हुआ है। तो ऐसी गाड़ियां जो आपके चैनल के तवज्जो से मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं कि अगर सड़क के ऊपर कोई ऐसी गाड़ी नज़र आए जो कि अनरजिस्टर्ड है तो उसको फौरी तौर पे क्लेम कर दिया जाएगा। अच्छा, आपने रिजवान साहब गाड़ी की बात तो कर दी, मुझे तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में चिंची रिक्शे ऐसे नजर आते हैं जिनके ऊपर कोई नंबर प्लेट नहीं, ऑब्वियसली उनकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं, और सबसे ज्यादा नुकसान का बाइस भी वो बनते हैं क्योंकि उस पर कम उम्र ड्राइवर होते हैं, उनके पास कोई ब्रेक्स वगैरह नहीं होती, बस वो उन्होंने जहाँ जाना है जाए जाने। जी जी, वो जो चिंची रिक्शाज हैं उसके अंदर बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि उसके अंदर जो है बहुत सारे जो है कन्वर्ट हुए हैं, मोटरसाइकिल से कन्वर्ट हुए हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने फिर 3-4 महीने पहले एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी कि ऐसे तमाम रिक्शा जो है इसको लीगलाइज किया जाए और लीगलाइज करने के लिए हमने उनको तकरीबन 6 महीने का टाइम दिया। इसमें बेसिकली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लीड कर रहा है, एक्साइज एंड टैक्सेशन। लेकिन आप लोगों के हमारे साथ कोलैबोरेशन होगा उसका। हमने अपने तमाम ऑफिस के अंदर एक स्पेशल डेस्क बना दिया हुआ, लाहौर में भी हमारा स्पेशल डेस्क है जहाँ चिंची रिक्शा जो है उसको अगर कन्वर्ट करना हो मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल रिक्शा के अंदर तो वो हम फौरी तौर पे करेंगे। बाकी जो ड्राइवर कम उम्र वाली बात है वो ट्रैफिक पुलिस का सब्जेक्ट है और ट्रैफिक पुलिस उसके ऊपर करती भी रहती है, लेकिन उससे ज़्यादा नंबर प्लेट वाला इशू है ना कि आपके पास एक कोई नंबर प्लेट ही नहीं होगी, कोई रजिस्टर्ड ही नहीं होगा, तो पकड़ कैसे होगी? क्योंकि एक्सीडेंट्स का ये बहुत बाइस बनते हैं, नुकसान लोगों को बहुत पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा लोडर रिक्शों पे कितना सामान जो लेकिन अगर आपने उनको पकड़ना कैसे जब आपके पास वो रजिस्टर्ड ही नहीं होंगे। शहरियों की सहूलत के लिए हमने अपनी टेलीफोन लाइन ओपन की है। सो एक्साइज डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर आपकी कोई शिकायत है, अगर आपकी कोई सजेशन है, इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है, रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सो आपके मसाइल के हल के लिए भी और आपकी जो तजावीज़ होंगी उन पर भी हम इनके कमेंट्स लेंगे, तो प्लीज़ आप कॉल कीजिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। रिजवान साहब, अब ये जो चिंची रिक्शे हैं इनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन मौसर करने का प्लान है या नहीं? देखिए, ये जो मैंने पहले बताया कि जो चिंची रिक्शा है ये बेसिकली ट्रैफिक पुलिस की और ट्रांसपोर्ट की डोमेन में आता है। हम इसमें सिर्फ फैसिलिटेट कर सकते हैं, यानी वो तमाम रिक्शा जो कि कन्वर्ट होंगे मोटर बाइक के अंदर, मोटर बाइक से रिक्शा के अंदर, उसकी रजिस्ट्रेशन करें, उनको नंबर अलॉट करें। बाकी उसकी ड्राइवर से रिलेटेड, उसकी बॉडी से रिलेटेड, उसके कमर्शियल लाइसेंस से रिलेटेड, उसके रूट परमिट से, उसके फिटनेस से रजिस्टर्ड ना होना तो एक्साइज का सब्जेक्ट जी जी, रजिस्टर्ड ना होना एक्साइज का, लेकिन ये तमाम रजिस्टर्ड है। ये रजिस्टर्ड नहीं, ये ऐसा मसला नहीं कि ये सिर्फ गलत कैटेगरी में रजिस्टर्ड है। सो इनकी कैटेगरी को चेंज करने के लिए हम फैसिलिटेट करेंगे लोग। चलें जी, और इसके साथ साथ अब वो लोग जो कि टोकन टैक्स ना दहंदगान हैं, मेरे ख्याल से कुछ कैंपेन्स ऐसी शुरू टाइम से पहले कर देनी चाहिए कि लोगों को पता चले कि जी अब टोकन टैक्स जो है लगाने का टाइम आ गया है, और किस तरह लोगों को गाइड करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो टोकन टैक्स की कैंपेन है वो हमारे सारे साल में जारी रहती है, उसका ये नहीं है कि कोई एक सीज़न नहीं है, बट हम 1 जुलाई से ऑनवर्ड जो है ये तमाम जितने भी इस तरह टोकन टैक्स नादहिंदगान हैं उनको रोड के ऊपर पकड़ते हैं। और हमारे पास उसमें बहुत अच्छी एक सहूलत है ये कि पुराने दौर के अंदर हम इस तरह की गाड़ी को पकड़ के बंद कर देते थे। अब आप हमारी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है ई-पे पंजाब, वो सब लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरी है ताकि अगर कोई अपने घर में बैठ के टैक्स पे करना चाहे तो ई-पे पंजाब से कर सकता है। लेकिन रोड के ऊपर उससे बहुत ज़्यादा सहूलत लोगों को मैसर हुई है कि अगर किसी को भूल जाता है, सम टाइम ये नहीं होता कि लोग विलफुल डिफॉल्ट करते हैं, अब मसरूफियात जहन में नहीं होता, तो हम उसी वक्त रोड के ऊपर देखते हैं, उसको बताते हैं कि जी आपका टैक्स पे नहीं हुआ, और अगर वो पे करना चाहे तो मल्टीपल उसके जो है उसके पेमेंट के तरीके हैं। इस ऐप के थ्रू या वो क्रेडिट कार्ड से पे कर सकता है या अपने अकाउंट से पे कर सकता है, मुख्तलिफ जो हमारे टेलीकॉम अकाउंट्स हैं उनके थ्रू पे कर सकता है, तो रोड के ऊपर ही इसकी कलेक्शन कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये भी सहूलत आपको दी जाती है कि जी अगर आपने, लेकिन अगर बारहा किसी की तरफ से जो है इस पर अमल नहीं हो रहा तो फिर कार्रवाई क्या की जाती है? देखें, जो गाड़ी का टोकन है, अगर किसी का बहुत ज़्यादा पुराना डिफ़ॉल्ट है, 6-7 साल का, 8 साल का, उसको तो बंद कर देते हैं। लेकिन अगर गाड़ी का टोकन 1 साल का है तो आम तौर पे लोग वहाँ मौके पे कर देते हैं, और उसके लिए मुनासिब भी नहीं है कि किसी की फैमिली बैठी हो तो गाड़ी को ले जाके 2000 या 4000 के लिए बंद किया जाए।
तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है टैक्स की पेमेंट, और अगर अदायगी हो जाए मौके के ऊपर तो फिर हमें उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कार्ड के हवाले से बताइएगा, वर्चुअल कार्ड शुरू किया गया था, इस पर क्या रद्द-अमल है? देखिए, वर्चुअल कार्ड इस वक्त तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने वर्चुअल कार्ड डाउनलोड किया है, जो कि बहुत है, उसकी एक क्योंकि सक्सेस जब के तक बाद। उसके फिजिकल कार्ड नहीं आता तो उसका इस्तेमाल मौसर है। जी, लेकिन फ़िज़िकल कार्ड के बारे में बताऊं कि हमारा लास्ट टाइम में जब आपके प्रोग्राम में आया था तो 8-9 लाख हमारा फ़िज़िकल कार्ड जो है उसका बैकलॉग था। इस वक्त हमारा फ़िज़िकल कार्ड, आज मैंने आप प्रोग्राम में आने से पहले देखा तो सिर्फ 8,000 हमारे कार्ड हैं, यानी कि वो 2 या 3 दिन पुराने कार्ड होंगे जो पेंडिंग है। तो हमारा कोई बैकलॉग इस वक्त जो है हमारे स्मार्ट कार्ड का नहीं है। और दूसरी हमें ये सहूलत है कि जैसे ही आपकी गाड़ी रजिस्टर होती है, आप अपना कार्ड डाउनलोड करके उसके ऊपर अपने मोबाइल के ऊपर रख सकते हैं। तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को हमने बता दिया है कि अगर आपको कोई फ़िज़िकल कार्ड की बजाय डिजिटल कार्ड भी दिखाए तो वो वैलिड है एज़ अ फ़िज़िकल कार्ड। तो मेरा ख्याल है कार्ड का तो हमारा आप कोई मसला नहीं है। अगर कोई मसला हो तो आपके नए कौन से प्रोजेक्ट्स जो शहरियों की सहूलत के लिए शुरू किए गए हैं, पाइपलाइन में हैं? जी, 2-3 चीज़ें हम कर रहे हैं। एक तो ये है कि हम जो प्रॉपर्टी टैक्स है हमारा, वो एक इम्पॉर्टेंट टैक्स है, उसके लिए हम जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके साथ मिलके उनके ऑफिसेज़ के अंदर एक बूथ बना रहे हैं, ताकि वहाँ से ही लोगों को किसी ऑफिस में ना जाना पड़े, अपनी सोसाइटी के ऑफिस से ही उनको प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी का भी सहूलत हो। उनको कोई एनओसी चाहिए, क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, उसका बिल चाहिए, तो वो उनको सोसाइटी से मिल जाएगा। तो ये हम थोड़े दिनों में शुरू कर रहे हैं। दूसरा जो हम लोगों की सहूलत के लिए वो करना जा रहे हैं वो ये है कि हम एक ANPR एप्लीकेशन मोबाइल के ऊपर है, जिससे बजाय कि गाड़ी को रोकें, उससे शीशा खोल के कागज़ उससे मंगवाएं, देखें, उससे गाड़ी के जो गाड़ी के अंदर बंदा ड्राइव कर रहा है उसको शीशा खोलने की जरूरत, उसकी नंबर प्लेट से हम रीड कर लेंगे, पता चल जाएगा कि इसका टैक्स पे हुआ या नहीं। तो इसको ANPR ऑटो नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम कहते हैं। ये हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इससे लोगों को वो जो थोड़ा सा बिहेवियर का इशू होता है स्टाफ सा, उससे जान छूटेगी। सिर्फ उसी गाड़ी को रोकेंगे जिसका टैक्स पे नहीं हुआ होगा। और तीसरा, हम बैंक ऑफ पंजाब के साथ मिलकर बूथ बना रहे हैं मुख्तलिफ हमारे ऑफिस के अंदर, जहाँ लोगों को पेमेंट की सहूलत मैसर होगी। वो भी एक एक्स्ट्रा जो डायरेक्ट एक्साइज के स्टाफ के साथ उनका रब्ता नहीं होगा, वो बैंक ऑफ पंजाब के साथ जाके पेमेंट अपनी कर सकते हैं। सही। प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से कैंपेन आपकी किस तरह चल रही है? प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का काम अगर नहीं पे किया जा रहा, उस पर किस तरह से रद्द-अमल होता है? देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर मैं ज़रूर अपने टैक्स पेयर को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि हमारी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में किसी भी एक्साइज एंड टैक्सेशन के मुकाबले में प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी बहुत अच्छी है और उसकी सेल्फ कंप्लायंस बहुत ज़बरदस्त है। मसलन अब लाहौर के रीजन B के अंदर हम अपना टारगेट का 90% अचीव कर चुके हैं। ये लोगों के एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत है कि किसी को सिर्फ बिल जाने से अगर वो अदायगी कर देता है तो एक तो लोगों का सिस्टम के ऊपर एतमाद है, दूसरा ये ऑनलाइन पेमेंट की जो सहूलत है उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तीसरा लोग टैक्स जो है वो पे करना चाहते हैं, अगर उनको तंग ना किया जाए, उनका अगर जायज़ और सही टैक्स हो तो लोग खुद पे करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स उसकी सबसे अच्छी मिसाल है। सही। सो इस पर यानी आवाम का अच्छा जो है वो रद्द-अमल देखते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल एक बहुत बड़ा मसला है और मेरे ख्याल से इस पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम होना चाहिए। कहाँ कैसे इस पर कैंपेन? जी, इसमें हम नारकोटिक्स कंट्रोल चूँकि हमारा एक नया विंग है और अभी हम इनिशियल स्टेज के ऊपर इस पर काम कर रहे थे। अभी हमारा एक जो उसका एक लॉ है वो हमारा इस पर बनने के लिए चला गया है और शायद ये जून के एंड तक हमारा लॉ जो है वो बन जाए। अच्छा, हम इसके अंदर करने के जा रहे हैं, लाहौर के अंदर पहला नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन इंशाल्लाह ताला हम शुरू कर रहे हैं, जो कि ऑपरेशनल हो जाएगा जुलाई के महीने के अंदर। और ये भी एक तरह से कम्युनिटी पुलिसिंग का निज़ाम हम लेके आ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे सबसे पहले टारगेट करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, जहाँ हमारा सबसे बड़ा मसला है। आपने देखा होगा कि बहुत जगह से शिकायत आती हैं कि तालिब इल्म जो है वो मुनशियात के आदी हो रहे हैं और उसमें अंदर भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सिंथेटिक नारकोटिक्स बहुत ज़्यादा आगे हैं, जो कि लोग ऐसे केमिकल्स हैं जिनका पता ही नहीं चलता कि ये मेडिसिन है या ये नारकोटिक्स है, और वो बिल्कुल क्रिस्टल्स होते हैं, किस तरह उनको ना उनकी कोई स्मेल होती है, उनको पहचाने नहीं जा सकता जब तक उसको लैब में ना लेके जाए। तो हम अपना नारकोटिक्स कंट्रोल विंग जो है उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। लाहौर में पहला पुलिस स्टेशन इंशाल्लाह जुलाई के अंदर फंक्शनल हो जाएगा और हम फोकस करेंगे सबसे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर। सही। सो अगर कहीं पर ये शिकायत होती है, मतलब अगर किसी को लग रहा है कि ये शिकायत आप तक पहुंचानी चाहिए, कोई हेल्पलाइन नंबर, आप तक रसाई का तरीका, क्योंकि शहरी भी इसमें ताउन करना चाहते हैं। जी, देखिए, सबसे पहले पुलिस स्टेशन फंक्शनल होना ज़रूरी है। जब हमारा एक रिस्पांस यूनिट बन जाता है जिसके ऊपर लोग कॉल करेंगे और वो मुतहरक हो जाता है फौरी तौर पे उसके लिए,
उसका पहले उसको स्टैब्लिश करना ज़रूरी है। उसके बाद हम डेफिनेटली अखबारों में और मीडिया के थ्रू कैंपेन चलाएंगे कि लोग कॉल करके हमें कहेंगे, तो जब भी लोग हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे, हमारी फ़ोर्स डेफिनेटली उस जगह पे जाएगी जिस जगह पे मनशियात की जो ख़रीदो फ़रोख्त होती है, तो उससे फिर आगे ट्रैक करना आसान होता है कि किधर से आई हैं और किसने बेची हैं। ठीक है। रिजवान साहब हमें शहरी हैं मोहम्मद हनीफ, उन्होंने ज्वाइन किया है, सवाल पूछना चाह रहे हैं वो जी मोहम्मद हनीफ साहब कहिए क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि गाड़ी के कागज गुम हो गए हों और जो जिसकी गाड़ी है वो भी डेथ हो गई हो, तो क्या करें? कैसे नाम का सकते हैं? अगेन अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें प्लीज। जी सवाल रिपीट करिएगा। नहीं, गाड़ी के कागज गुम हो गए हों, ठीक है, और जिसके नाम पे गाड़ी वो उसकी डेथ हो गई है, तो ठीक है, उसको रिजवान साहब बता देते हैं। ठीक है, गाड़ी के कागज गुम होने में ऊपर अक्सर लोगों को ये होता है कि शायद उसका हुसूल बहुत मुश्किल है। अब जिसके नाम पे उसकी डेथ भी हो चुकी है ना। हाँ, ये फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। जब भी कोई ऐसा शख्स जिसकी डेथ होगी उसकी प्रॉपर्टी किसी और के नाम ट्रांसफ़र करने के लिए एक ही तरीका है, और वो सक्सेशन है उसके जो कानूनी वारसान है। तो जिनकी डेथ होगी उनके कानूनी वारसान के नाम पहले होगी और फिर ही अपने नाम ट्रांसफ़र कर सकेंगे। सही, तो इसके लिए वो एक्साइज डिपार्टमेंट आए तो उनकी रहनुमाई की जाएगी। रिजवान साहब मुझे ये बता दें, ये बड़ी शिकायत लोगों से आती हैं कि आप एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब रुख कर लें, एक्साइज दफ्तर की जानिब रुख कर लें, एजेंट्स की भरमार है, आपको लोग पल पल एक एक स्टेप पे जो है वो पकड़ लेते हैं। तो इसके लिए क्यों नहीं कोई प्रॉपर क्रैकडाउन किया जाता? बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन भी हो गई हैं। जी देखिए, जब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएं उसके बाद लोग एजेंट पे जाएं तो फिर इसका मतलब ये है कि लोगों को अपना भी कुछ हमें उनकी तरफ से आप देखें ना, सब लोग तो ऑनलाइन उस तरह से पे करने की सहूलत नहीं भी रखते, किसी के पास उस तरह से मोबाइल फ़ोन नहीं है। कुछ लोग हमारे यहाँ, आपको पता है कि ये भी एक बड़ा इशू है कि एप्लीकेशंस का इस्तेमाल उनके लिए इतना आसान नहीं भी होता, तो फिर उनको आना पड़ता है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे जो एजेंट हैं वो भी ऑनलाइन ही जाके काम करते हैं। लोग उनके पास जाते हैं और एजेंट जो है उनसे पैसे लेके वही काम कर रहा होता है। असल में थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। घर के अंदर लोगों के आजकल बच्चे सब मोबाइल यूज़ करना जानते हैं। आप किसी दोस्त से, अगर आप खुद भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में कोई शख्स होता है, तो मैं अगेन आपके चैनल से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बजाय एजेंट के जाने के किसी दोस्त के पास चले जाएं अगर आपको यूज़ नहीं करना आता। और ये इतना सिंपल है और आपका किसी साइज के ऑफिशियल के साथ कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ना रजिस्ट्रेशन के लिए, ना ट्रांसफ़र के लिए और ना टोकन की पेमेंट के लिए। ये ऑनलाइन सिस्टम ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है जी, मलिक मंजूर साहब ने ज्वाइन किया है। जी मलिक मंजूर साहब, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी कहिए, सवाल क्या आपका? सर मेरा सवाल ये है कि मेरा मोटरसाइकिल का स्मार्ट कार्ड मैंने अप्लाई किया हुआ है और वो बाकायदा जो है, अगर हम नंबर प्लेट से ऑनलाइन चेक करते हैं तो इन प्रोसेस आ रहा है, और इस चीज़ को तकरीबन 4 से 4-5 महीने हो गए हैं, अभी तक मुझे कार्ड जो है डिलीवर नहीं हुआ है या मुझे मिला नहीं है। तो ऑफिस जाता हूँ तो वो कहते हैं जी प्रोसेस में है। तो ये कितनी देर का प्रोसेस होता है, जरा काइंडली बता दें, कितनी देर में कार्ड जो स्मार्ट कार्ड मिलेगा? ठीक है जी मंजूर साहब, शुक्रिया। आपका रिकमेंडेड टाइम क्या वैसे रिजवान साहब? अब तो सिर्फ 3 दिन के अंदर कार्ड दे रहे हैं। ये कार्ड जो है ये डेफिनेटली किसी कोरियर के पास होगा। हमारे पास कार्ड बैकलॉग में नहीं है। मैंने आपको बताया कि आज सुबह मैंने चेक किया 8000 कार्ड सिर्फ है, जो कि 2 से 3 दिन पुराने हैं। इसका मतलब हमारे पास कोई प्रिंट नहीं। अगर कोरियर के पास है तो उस पर कौन चेक एंड बैलेंस? ये हमारे नंबर जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन की वेबसाइट पे जाएं, जो हमारा लाहौर ऑफिस है उसके सारे नंबर लिखे हुए हैं, उस पर कॉल करें, मेरे से कांटेक्ट करें, इनको कार्ड फौरी तौर पे मिल जाएगा। चलें जी, आपका मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। इसके लिए रिजवान साहब ने बता दिया आपको करना कि आपके वक्त का सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। थैंक यू जी। वेलकम बैक नाज़रीन। मयारी खुराक ही आपकी सेहत की ज़ामिन है। अच्छा खाएंगे तो आपकी सेहत भी अच्छा रहेगी। अब अच्छा खाने के लिए आपको खाने के इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, उस पर आपको जो है वो फोकस करना होता है। अब अच्छा खाना बनाने के लिए हम कहते हैं ऑयल अच्छा होना चाहिए। बनता खाना किन चीज़ों से है ना, आप जो भी खाना बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, गोश्त बना रहे हैं, व्हाटएवर दालें बना रहे हैं, उसके लिए क्या होता है, ऑयल अच्छी किस्म का होना चाहिए। मसाला जात जो कि खाने का मज़ा दोबाला एक्चुअली करते हैं, खाने का टेस्ट लेकर आते हैं, वो अच्छे होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये जो खुले मसाला जात आपके घर करीबी स्टोर्स पे, करियाना स्टोर्स पे आपको मिलते हैं, उनमें मिलावट इस कदर होती है। आप ये एक्सपीरियंस कर चुके होंगे घरेलू ख़वातीन जो ख़ास तौर पे खाना बनाती हैं कि सम टाइम ऐसे होता है कि आप कहीं से मिर्चें ख़रीद के लाएं, लाल मिर्चें,
4-5 चम्मच डाल लें, खाने में उसका टेस्ट नहीं आया, आप परेशान हो जाते हैं कि अच्छी खासी मिर्च डाल दी, खाने का टेस्ट अभी भी डेवलप नहीं हो रहा, क्या वजह है, नमक इतना सारा डाल दिया। ऐसे में होता ये है कि इसमें मिलावट कर दी जाती है। हमने माजी में बहुत सारी आपसे ऐसी खबरें भी शेयर की कि लकड़ी के बुरादे पे जो है वो रंग चढ़ाकर लाल मिर्च के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। सो उससे क्या होता है कि जी आपकी मिर्चों का टेस्ट जितना मर्जी आप खाने में डालें उस तरह से नहीं आता है। गरम मसाला जात जो है इसमें बहुत सारी मिलावट कर दी जाती है। अब इस मिलावट की निशानदेही करना भी बहुत मुश्किल होता है, तो आपको हम कुछ आज के शो में ऐसी चीज़ें बताएंगे कि आपको पता चल जाए कि अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं मसाला जात तो ये मिलावट जो है ये किस तरह से आप इसकी निशानदेही कर सकते हैं। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ कराना चाहूँगी, सदर अकबरी मंडी अजहर इकबाल अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मंडी है अकबरी मंडी, अगर हम शहर लाहौर की बात करें तो दूसरे शहरों में भी यहाँ से लोग आते हैं, सप्लाई जाती है। सो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। हम लोगों की परेशानियाँ एक्चुअली इसलिए डिस्कस करते हैं कि लोग कहते हैं कि जी महंगाई बहुत है, आप चीज़ें ख़रीद लें, बाद में उसकी क्वालिटी नाकस निकल आए तो बहुत ज़्यादा सेहत को तो नुकसान पहुँचता है, जेब को अच्छा खासा नुकसान पहुँच जाता है। सो क्वालिटी इंश्योर कराने के लिए आपका क्या किरदार रहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का, कि आपने इस अहम टॉपिक पे आज मुझे बुलाया है। कुछ अर्सा पहले तक, कुछ साल पीछे चले जाएं तो मिलावट का तस्वुर और था, बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब से पंजाब फूड अथॉरिटी बनी उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है। मैं अगर बात करूं अकबरी मंडी की तो आप कह सकते हैं कि मिलावट ना होने के बराबर है। यहाँ पे हमें फ़र्क करना पड़ेगा एक चीज़ के स्टैंडर्ड का और सब स्टैंडर्ड का। मिलावट और चीज़ है, वो किसी गैर चीज़ को उसमें डाल के तो वो अपना सब स्टैंडर्ड आपकी नज़र में क्या होती है? क्या उसमें मिलावट नहीं होती? नहीं, मिलावट एज इट इज़ ऐसे समझें कि जैसे सुर्ख मिर्च की बात हुई है। ठीक है। एक पौधा जब उस पर मिर्च आती है, जब सीज़न होता है बिल्कुल रेड होती है। जब वो धूप ज़्यादा हो जाए और वो अपने इख्तिताम की तरफ हो तो वो वाइट होके ना, तो उसका वो ना कलर रहता है ना जायका रहता है। ठीक है। वो उसका रेट और जो असल मिर्च सीज़न पे आती है उसके रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अच्छा। जो ग्राइंडिंग यूनिट्स हैं वो फिर जो लोग उसके कॉस्टिंग को नीचे लाना चाहते हैं वो दोनों को अलग-अलग ख़रीद के वो एक उनको मिला के ऐसा वो बना लेते हैं कि जिससे उनकी कॉस्टिंग नीचे आ जाए। ठीक है। उसमें सेहत का नुकसान है सच नहीं होता, लेकिन जेब का नुकसान तो होता है ना? जेब का नुकसान होता है। और ये समझना चाहिए कि उसमें हमारी ख़वातीन बहुत बेहतर जानती हैं। जब एक आप मिर्चों की बात कर लें, हल्दी की कर लें, उसका अरोमा जो होता है वो जायका कह लें, उसका जब आप स्मेल करें एक ताज़ा चीज़ का टेस्ट खुद ब खुद पता चल जाता है। और जैसे आपने भी अपने इंट्रो में वो बात की कि घर में जब इस्तेमाल करते हैं, अगर हमने आधा चम्मच एक फैमिली इस्तेमाल कर रही है मिर्चें, और जब वो एक चम्मच में भी कुछ ना करे तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ है। तो इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है जो ख्याल करने वाली वो ये है कि जब ये अथॉरिटी बनी थी पंजाब फूड अथॉरिटी, तो सबसे पहले हमारी ही मार्केट में आई थी। तो बड़े अच्छे डॉक्टर असद सबसे पहले डीजी थे, फिर नूरुल अमीन मैंगल साहब थे, कैप्टन उस्मान साहब थे, उनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई। उन्होंने एक सिस्टम बनाया ट्रेसेबिलिटी का। ठीक है। कि जब लोग डिफरेंट दुकानदार या डिपार्टमेंटल स्टोर्स या बड़े जितने भी ये डिपार्टमेंट्स हैं वो परचेज़ करते हैं, तो वो मार्केट में या जिस भी दुकानदार से लेंगे उसका नाम, उस यूनिट का नाम, उसका वेट, हर चीज़ उस पैकेट पे स्टिकर पे मेंशन होगी, ताकि अगर किसी में कोई ख़राबी है, कोई सब स्टैंडर्ड है या मिलावट वाली है, तो वो चेन के ज़रिए उस यूनिट तक, उस बंदे तक पहुंच सकते हैं जिसने ये काम किया है। ठीक है। तो मिलावट की हद तक तो आप कह लें कि काफ़ी हद तक लाहौर जो है वो बेहतर है, वहाँ पे तकरीबन बहुत कम है। अच्छा, मैं आपकी इस बात से एग्री इसलिए नहीं करूँगी कि ये जो डिफरेंट करियाना स्टोर है ना, यहाँ से जब आप लेकर आते हैं ना लाल मिर्च मसाला जात खुले, तो उसमें ये चीज़ देखी जाती है कि आप समटाइम बड़े अच्छे आ गए, दोबारा आप उसी करियाना स्टोर पे गए कि यहाँ से चीज़ें अच्छी मिलती हैं,
लाल मिर्च का टेस्ट भी उस तरह का नहीं, समटाइम आपके खाने का कलर शक्ल भी खराब कर देती हैं। सो वहाँ पे कहाँ से पहुँच रही हैं चीज़ें? ऑब्वियसली आपकी मेन मार्केट से ही आ रही है ना, अकबरी मंडी से ही आ रही हैं। तो फिर आप खुद 3-4 जो है बाज़ार उनके किराना स्टोर्स को टेस्ट कर लें तो आपको क्वालिटी डिफरेंस नज़र आएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। एक तो जो दुकानदार, छोटे दुकानदार हैं, वो कहते हैं जी हमारा मसला है कि हमारी जो आबादी है वो उस हिसाब से कीमत नहीं दे पाती, वो ढूंढते हैं कोई सस्ती चीज़ मिल जाए। ठीक है। हालांकि अगर ये कोई आटा या ऐसी कोई आइटम तो है नहीं कि बैग्स की शक्ल में घर में इस्तेमाल होनी है। किसी ने अगर 100 रुपये की मिर्च है तो वो पूरा महीना चलनी है, तो वो 100 की 150 की भी क्वालिटी ले लेगा तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें बेहतर यही है कि या तो किसी अच्छे स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर से पैक शेप में ली जाए। अगर नहीं तो वो दुकानदार जो ये कह रहा है कि मैं तो मार्केट से लाया हूँ, मुझे नहीं पता, ये हो नहीं सकता, वो खुद ढूंढ के उस जगह से लेगा जहाँ से उसको सब स्टैंडर्ड या दूसरे मिलावट वाली चीज़ मिलेगी। ये उसी का कसूर है, ये हो नहीं सकता। चलिए अब शहरियों की थोड़ी सी रहनुमाई कर देते हैं। आप थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट के करता धरता ही आप हैं, तो मुझे थोड़ी सी शहरियों के लिए रहनुमाई ये चाहिए कि हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि ये लाल मिर्च, ये गरम मसाला सब स्टैंडर्ड है या नहीं है, या बहुत पुराना पड़ा हुआ है। ये भी एक अलमिया है कि बहुत पुरानी चीज़ें भी दे दी जाती हैं, वो आपके खाने का टेस्ट डेवलप करने के बजाय खाने का टेस्ट तबाह कर देती हैं। निशानियाँ क्या हैं? मतलब लेट्स सपोज अगर मैं मार्केट में जा रही हूँ तो मुझे क्या चीज़ें देखनी है? सबसे पहले तो जब कोई भी क्रॉप नहीं आती है तो उसका जो टेस्ट है, अरोमा है, उसका तेज़ी है, मिर्चों की बात कर लेते हैं, वो और होती है, यानी तेज़ होती है, और उसका रंग भी बहुत रेड होता है। हम देखते रहे हैं शुरू में जब घरों में नई क्रॉप आती है, लोग लेके जाते हैं मिर्चें, तो कुछ देर ना वो घरों में बाज़ औक़ात लड़ाइयाँ भी हो जाती थी, जी मिर्चें आज तेज़ हो गई हैं। असल ये होता है जब नई क्रॉप आती है उसमें तेज़ी ज़्यादा होती है। ये क्रॉप दोबारा आनी है 1 साल बाद, जब टाइम गुजरता जाता है तो ऑटोमेटिकली इसकी तेज़ी में भी फ़र्क आता है, इसके कलर में भी फ़र्क आता है। तो ये बात समझनी चाहिए कि होती वो प्योर है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो थोड़ा सा अपना तेज़ी और रंग को ख़राबी की तरफ चली जाती है। तो इसमें कोई वो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये एक ज़रूरी प्रोडक्ट है, एक वो मैन्युफैक्चरिंग वो चीज़ नहीं है कि कोई जूता बनना है तो वो यानी आपको एक ही डाई है। रंगत सबसे पहले देखनी सबसे चाहिए। पहले ठीक है, अगर आप मसाला जात खरीद रहे हैं, अगर तो उसकी खुशबू आपको एकदम से फील हो रही है तो वो ताज़ी मिर्चें होंगी, और बहुत पुरानी पड़ी हुई की शक्ल वैसे ही आपको जो हाँ जी, ज़रा उसकी रेडिश की बजाय वो ज़रा वाइटनेस या ब्राउनिश टाइप पे चली जाती है। सही। और हमारी ख़वातीन बड़ी अच्छी तरह समझती हैं, वो रोज़ाना का यूज़ है उनका, वो देखते ही पता चल जाता है कि सही है कि नहीं। अगर कोई मर्द हज़रात ख़रीद के भी लाते हैं तो वो फौरी कह देती हैं ये सही नहीं है। तो ये सबसे पहले तो ये है कि किसी मयारी स्टोर से ही ख़रीदना चाहिए, क्योंकि इनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा आपको उसमें कोई मसला है, लेकिन सेहत सबसे पहले है। तो उसके लिए ये है कि किसी भी अच्छे स्टोर से ली जाएं, या दुकानदार जिनको आप जानते हैं कि वो ठीक काम करने वाले हैं। इसमें हमारे डिपार्टमेंट्स को भी एक्टिव होना पड़ेगा। अकबरी मंडी में कैसे इंश्योर किया जाता है कि वो माफिया जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, बहुत पुरानी चीज़ें नए रेट पे बेचता है, ये एक अलमिया है हमारा, इस पे आप अग्री करेंगे? हाँ जी, लेकिन उसमें मैं अगर अपनी मार्केट की बात करूं तो वहाँ पे लोगों ने जो माल रखते हैं वो कोल्ड स्टोरेज में ज़्यादातर रखते हैं, ताकि उनका रंग और वो जो अरोमा है वो बरकरार रहे। जो नहीं रखते उनका फिर वो ख़राबी की तरफ चला जाता है। लेकिन डिफरेंस वहीं पे आता है, जब एक माल कोल्ड स्टोर में पड़ा है, उस पर एक्सपेंस हो रहे हैं, तो जाहिर है उसके रेट में भी थोड़ा सा ना इजाफा होगा। सही। तो अपनी मार्केट की हद तक हम ये गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिलके कोशिश करते हैं कि सैम्पलिंग भी हो, उनको चेक भी किया जाए, और अगर कोई इसमें आता है तो हैवी जुर्माने भी होते हैं, और वो मार्केट की हद तक मैं इंश्योर करता हूँ कि यहाँ पे मिलावट नहीं है। सही। अच्छा, मार्केट की हद तक आप कह रहे हैं कि मिलावट नहीं है, इस चीज़ की गारंटी आप देते हैं। तो चलें, हमें अगर कोई ऐसी शिकायत मौसूल हुई तो हम आप तक ज़रूर वो पहुंचाएंगे। अदरवाइज़ हम किराना स्टोर से तो लोगों का रद्दमल ले चुके हैं। लोग कहते हैं कि जी एक दफ़ा वहाँ से मसाला जात ख़रीदें तो उनकी खुशबू और रंगत और होती है, दोबारा ख़रीदें
तो और होती है। ज़ाहिर बात है आपका एक्सपीरियंस कहीं से अच्छा हो तो आप चीज़ वहीं खरीदने जाते हैं, लेकिन दोबारा उस चीज़ की रंगत और उस चीज़ की टेस्ट में भी फ़र्क आता है। ये लोगों की शिकायत आ रही हैं। अच्छा जी, मुझे ये बता दीजिएगा, क्वालिटी की तो हमने बात कर ली, प्राइस इंश्योर कैसे की जाती है कि कीमतों पे भी जो है वो चेक एंड बैलेंस रखा जाए? इसमें जो मेन आइटम्स है हमारी मार्केट की गले की, उस पे तो गवर्नमेंट की प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जो हैं वो डीसी के अंडर काम करती हैं और वो हर महीने मीटिंग कॉल करके वो फिक्स भी करते हैं रेट्स को। इसमें मसला कुछ आता है, वो होता है क्वालिटी के फ़र्क की वजह से। हमारी जब उनसे बात होती है तो यही बात हम उन्हें कहते हैं कि हमें, अब सुर्ख मिर्च की मिसाल ले लें, अगर रेट फिक्स करना है तो वो रेट रखें जो अच्छी चीज़ का है, ताकि जो हम अपने घर में खाते हैं दूसरों को भी वही खिलाएं और एक स्टैंडर्ड की चीज़ हो। बाकी ये करते हैं कि ये जो सबसे हल्की चीज़ होती है उसका रेट फिक्स करते हैं और मजबूर करते हैं कि आप उस रेट को फॉलो करें। बिल्कुल ऐसे। वो मुमकिन नहीं होता। फिर लोगों की मजबूरी बन जाती है कि वो नुकसान करने तो नहीं बैठे, वो तो फिर इसमें मसला आ जाता है। चलिए जी, हम आप लोगों की सजेशन भी इस मामले पे चाहिए, फीडबैक भी चाहिए, ताकि ये जो मसला हमने हाईलाइट करने की कोशिश की है इस पर अगर कोई इश्यूज़ हैं तो ज़रूर हम जो हैं वो मुतल्लिका लोगों तक पहुंचाएंगे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपकी सजेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई टैलेंट है वो भी शेयर कीजिए और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।